हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाया करें। और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, जिससे इसका लाभ उन लोगों को भी मिल सके। तो चलिए, आज से बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। आज मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण व लेखन पद्धतियाँ पर टॉपिक वाइज आप सबको प्रैक्टिस सॉल्व कराऊंगी। ठीक है? तो हम पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक एक टॉपिक पर आपको प्रैक्टिस मिलेगा। तो चलिए, बिना देर किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण पे आज हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, सबसे पहले इतिहास जो लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था? हमारे ऑप्शंस हैं फ्रेंच भाषा, अंग्रेज़ी भाषा, जर्मन भाषा। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते चलिए, आंसर देते चलिए। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो जैसा कि सभी जानते हैं आप सब लोग, हिंदी का प्रथम इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और सबसे पहला प्रयास किस इतिहासकार ने किया था? तो गार्शा द तासी ने। उनका प्रथम इतिहास जो फ्रेंच भाषा का इतिहास है, उसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी। तो पहला ये है फ्रेंच भाषा में। ठीक है? यह इतिहासकार जो हैं गार्शा तासी महोदय, ये हिंदी साहित्य में प्रथम इतिहास लेखक हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। तो ये इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में इन सब लेखकों से इन सब रचनाओं से कोई आधार लेके इतिहास लिखा गया था। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत ये सब किताबें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इसलिए आपको जानना आवश्यक है। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो चलिए आंसर करिए। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं आपके पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया? आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया? तो पहले नंबर पे हैं राम कुमार वर्मा, फिर हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी है राहुल सांकृत्यायन। तो चलिए आंसर करिए, गेस करिए आप लोग। आदिकाल को वीरकाल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी सही है। फोर्थ नंबर पे देखिए क्वेश्चन, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ये भी जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आदिकाल को वीरकाल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और आदिकाल को राम कुमार वर्मा ने क्या नाम दिया है? ये भी जान लीजिए। तो चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है, और राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल। ठीक है? राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल कहा है। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा है। चलिए, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो पुष्पदंत को माना है। पुष्पदंत या पुंड को माना है। शिव सिंह सरोज ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सेंगर की जो रचना है शिव सिंह सरोज है, ठीक है, उसी में इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि पुष्पदंत या पुंड को माना है। और शरहपा को किसने माना है, ये भी बताइए हमें? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू की बात करें तो स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। तो चलिए, मौखिक क्वेश्चन पे भी आप ध्यान दीजिएगा, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है?
और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बौद्ध धर्म के सहजयान वज्रयान के प्रवर्तक थे। बौद्ध धर्म के सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? सरापा थे, लुइपा थे और कड़पा थे। बताइए कौन थे? बौद्ध धर्म के सहजयान यानी वज्रयान के प्रवर्तक सरहपा थे। ठीक है, ये सरहपा थे। 84 सिद्धों में ये इनका प्रथम स्थान था। तो चलिए देखते चलिए, और जो मौखिक जो क्वेश्चन आप सबको ना आते हों उनको आप सब नोट करते हुए चलिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे माना जाता है? सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे माना जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए है जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ऑप्शन बी है मिस्टर बंधु का मिस्टर बंधु विनोद। ऑप्शन सी है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। चलिए गेस करिए। हमारा सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन का माना जाता है। ठीक है, इन्होंने व्यवस्थित इतिहास लिखा था। जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य में सच्चे अर्थों में पहला इतिहास माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए है, बी है मिस्टर बंधु ने दिया। ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। तो चलिए बताइए, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है दोस्तों मिश्र बंधुओं ने, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है। फिर से सुन लीजिए एक बार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम दिया है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य जो 1941 की रचना है के लेखक पूछा है। आधुनिक हिंदी साहित्य को किसने लिखा है? तो ऑप्शंस हैं भगीरथ मिश्र, ऑप्शन बी है सूर्यकांत शास्त्री और ऑप्शन सी है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य को लिखे हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। हमें आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किस इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया है। तो चलिए हम बता देते हैं, जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तान ने उसी ग्रंथ का एंदोई साहित्य का इतिहास नाम से लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने अनुवाद किया था। कब किए थे? 1952 ईस्वी में। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, और ये जो रचना है ये 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये किसने लिखा है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं नलिनी विलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। चलिए इसको गेस करिए आप सब। तो देखिए हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। ये इम्पोर्टेंट रचना है और ये एग्ज़ाम में पूछी हुई भी है। ये सारे तथ्य जितना हम लिए हैं हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बने हुए हैं, और जो मैं मौखिक बता रहे हैं इसको भी आप कहीं नोट करते हुए चलिए, आपको रिवीजन करने में सही रहेगा। और एक बार आपका पुनः फिर से रिवीजन होता चलेगा। ये टेस्ट आप लगाइए, और ये मैं आप सभी क्वेश्चन का, सभी आंसर को, विकल्पों को मैं व्याख्या करते चलूँगी ताकि आपका सारे क्वेश्चन रिवीजन होते चले। आपको मेरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन मैं क्लास में ही याद कराते हुए चलूँ। तो चलिए, नलिनी विलोचन शर्मा की एक इतिहास ग्रंथ है, महत्वपूर्ण, चर्चित है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिनी विलोचन शर्मा ने लिखा है। और एक रामविलास शर्मा की रचना है भारतीय साहित्य का विकास, ऐसे ही कुछ है इनकी, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। रामविलास शर्मा की सभी रचनाएं, आलोचना ग्रंथ सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। भारतीय साहित्य की भूमिका, याद आया, भारतीय साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, और भारतीय साहित्य की भूमिका
रामविलास शर्मा ने लिखा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने, दोस्तों ये हमने क्वेश्चन खुद बुक से तैयार किया हुआ है, तो इसको आप सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और जो क्वेश्चन आप सबको ना आए उसको आप लिखते हुए चलिए। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो देखिए, डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। ठीक है, डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। चलिए स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए, आदिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया? तो चलिए बताइए, आदिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया? हमारे ऑप्शंस हैं कपिल कुलश्रेष्ठ, मोहन अवस्थी और जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए आप लोग गेस करिए। तो चलिए हम बता देते हैं, आदिकाल को अंधकार काल नाम कपिल कुल श्रेष्ठ ने दिया है, और मोहन अवस्थी ने क्या नाम दिया है, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन का सभी को पता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है और मोहन अवस्थी ने आधार काल नाम दिया है। मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, और इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है, सभी जानते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर बंधुओं ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? मिस्टर बंधुओं ने, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको आप सब एकदम याद करके रखिए। और सब चारों कालों को, आदिकाल को कितने भागों में बांटा है, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है, रीति काल को कितने भागों में बांटे हैं, एक इनका अलंकृत काल है, ये आप इनको रट के रखिए। तो देखिए, मिस्टर बंधुओं ने आदिकाल की समय सीमा मानी। ऑप्शंस हैं संवत 700 से 1444 विक्रम तक, ऑप्शन बी है संवत 700 से 1343 विक्रम तक, ऑप्शन सी है संवत 1344 से, क्षमा कीजिएगा यहाँ 1444 विक्रम है। ठीक है, तो देखिए मिस्टर बंधुओं ने आदिकाल की समय सीमा पूछा है। आदिकाल की पूरा समय, यानी आदिकाल को दो भागों में बांटे हैं, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। तो देखिए इसका ऑप्शन सही है। मिस्टर बंधुओं ने आदिकाल की समय सीमा इसमें पूरा बताना है आपको, संवत 700 से 1444 विक्रम संवत तक माना है। जब पूछे आदिकाल की समय सीमा तब आप आंसर ये करेंगे। अगर पूछे मिस्टर बंधुओं ने उत्तर आरंभिक पूर्व आरंभिक काल की समय सीमा क्या मानी है, तो देखिए पूर्व आरंभिक काल की समय सीमा है 700 से 1343 विक्रम तक। मिस्टर बंधुओं ने ध्यान से सुनिए, मिस्टर बंधुओं ने जब पूछे आदिकाल का समय सीमा तब आपको बताना है 700 से 1444 विक्रम तक, संवत 700 से 1444 विक्रम संवत तक। और अगर पूछे पूर्व आरंभिक काल, आदिकाल को दो भागों में बांटे हैं, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। तो जब पूर्व आरंभिक काल पूछे तो आप बोलेंगे संवत 700 से 1343 विक्रम तक, और उत्तर आरंभिक काल का समय है 1344 से 1444 तक। ये आप यहाँ नोट कर लीजिए। मिस्टर बंधुओं ने आदिकाल की समय सीमा संवत 700 से 1444 विक्रम तक माना है, और आदिकाल को दो भागों में बांटे हैं, पूर्व आरंभिक काल की समय सीमा है संवत 700 से 1343 विक्रम संवत तक। और ऑप्शन सी है, अगर पूछे मिस्टर बंधुओं ने उत्तर आरंभिक काल की समय सीमा तो बताएंगे संवत 1344 से 1444 विक्रम तक। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना है? ये भी क्वेश्चन पॉपुलर है, बहुत बार पूछा गया है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना है? तो देखिए पाली से माना है, प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से माना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से माना है।
चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो देखिए डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं और सुमन राजे हैं। तो आपको ये बताना है कि किसने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर नगेंद्र ने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, ये संपादन किए हैं। तो देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इतिहास ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित है। और सुमन राजे ने भी लिखा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में थे। नागरी प्रचारणी सभा काशी में इसकी स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। और ये 3 संस्थापकों में 3 व्यक्ति थे। तो ये दिया है, पूछ रहा है नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में थे श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह थे, राम नारायण मिश्र थे और ऑप्शन सी है ए बी दोनों थे। बताइए कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में बाबू श्याम सुंदर दास थे और शिव कुमार सिंह थे और राम नारायण मिश्र, ये तीनों लोग थे। ये भी नोट कर लीजिए, नागरी प्रचारणी सभा काशी में की स्थापना कब, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी काशी में? तो नोट कर लीजिए 9 जुलाई 1893। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 9 जुलाई 1893 ईस्वी में हुई थी। चलिए नोट कर लीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नागरी प्रचारणी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, नागरी प्रचारणी के प्रथम अध्यक्ष थे राय कृष्णदास, राधा कृष्णदास, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। चलिए गेस करिए। नागरी प्रचारणी के प्रथम अध्यक्ष थे राधा कृष्णदास। ठीक है, नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? बताइए, नागरी प्रचारणी एक पत्रिका थी, तो कहाँ से निकलती थी? तो ऑप्शन है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा और हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा। बताइए, नागरी प्रचारणी पत्रिका जो है, नागरी प्रचारणी पत्रिका यहाँ सभा, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा निकलती थी। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? उन्होंने द्वितीय उत्थान समय दिया है, जैसे आपका डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल नाम दिया है भारतेंदु युग को और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल। तो ऐसे इन्होंने भी 3 उत्थान की बात की है। रामचंद्र शुक्ल जी ने 3 उत्थान की बात की, प्रथम उत्थान काल और द्वितीय उत्थान काल और तृतीय उत्थान काल। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान काल का समय कब से माना है? तो देखिए ऑप्शन है 1893 से 1918 ईस्वी तक, और ऑप्शन बी है 1868 से 1893 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है 1885 से 1918 ईस्वी तक। तो हमारा आंसर है, देखिए रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय माना है, ये 1893 से लेकर के 1918 तक ये द्वितीय उत्थान का समय माने हैं। और प्रथम उत्थान काल का समय है 1868 से 1893। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमने जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं आपके नेट में, जीआईसी में, केवीएस टीजीटी पीजीटी में, हमने सबका निचोड़ यहाँ मैं क्वेश्चन बनाई हूँ। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान समय है 1868 से 1893 तक और द्वितीय उत्थान का समय है 1893 से 1918 ईस्वी तक। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप
जो कि 1970 में प्रकाशित हुई थी रचना। तो इसके लेखक हैं, मध्यकालीन बोध का स्वरूप ग्रंथ के लेखक हैं सुमन राजे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बच्चन सिंह हैं। तो इन मध्यकालीन बोध का स्वरूप पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, और सुमन राजे का अभी आपने पढ़ा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, और बच्चन सिंह के बुक सभी लोग जानते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बहुत महत्वपूर्ण है और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी नवरत्न का प्रकाशन कब हुआ? हिंदी नवरत्न का प्रकाशन 1909 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 पे आता है, भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह इतिहास ग्रंथ हैं के लेखक हैं। तो जल्दी बताइए, ऑप्शन गेस करिए। महेश दत्त शुक्ल हैं, धीरेन्द्र वर्मा हैं, कपिल देव द्विवेदी हैं। तो भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल। ये 1873 में लिखा गया है। ये 1873 की रचना है भाषा काव्य संग्रह। ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? ये भी बताइए आप लोग। श्याम सुंदर दास हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, हरप्रसाद शास्त्री हैं। तो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, और ये जो रचना है ये 1930 की है, 1930 की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले विद्वान हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन से विद्वान हैं या साहित्यकार हैं, बताइए। और हमारे ऑप्शंस हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, तो देखिए, और इनकी पुस्तक आप लोग जान ही रहे हैं, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसमें वर्नाक्युलर शब्द खड़ी बोली के लिए आया है। और इस पुस्तक का द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया है? तो किशोरी लाल गुप्त ने किया है 1957 ईस्वी में, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। और ये जो प्रथम इतिहास है फ्रेंच भाषा का, इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, इसका भी किसी ने अनुवाद किया है। तो किसने किया है? तो लक्ष्मी सागर वासड़े ने 1952 ईस्वी में इंडोई साहित्य का इतिहास नाम से। ठीक है, तो ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं, तथ्य इन सब प्रश्न के अंतर्गत इन सबको आपको जानना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। तो देखिए, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, सुमन राजे हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास आपके किसके हैं? तो उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने हिंदी भाषा का उद्गम और विकास लिखा है। और डॉक्टर नगेंद्र जानते हैं ये संपादन किए हिंदी साहित्य के इतिहास का, ये इतिहास लेखक नहीं है, ये संपादन किए हैं। और सुमन राजे, इनका भी अभी हमने आपको पता है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास बहुत चर्चित है, पूछा हुआ प्रश्न है, भावी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ के लेखक हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए, डॉक्टर बच्चन सिंह का है, डॉक्टर नामवर सिंह का है, नंदुलारे वाजपेयी का है। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये नामवर सिंह की रचना है। ठीक है, नामवर सिंह के, इनके आपके नामवर सिंह हो गए और शिवदान सिंह चौहान हो गए और एक रामविलास शर्मा हो गए। इन सब के आपको समीक्षात्मक ग्रंथ, आलोचना ग्रंथ सभी याद करने हैं, तैयार करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, और इनकी एक रचना और है, कविता के प्रतिमान। दो रचनाएं, कविता के प्रतिमान नामवर सिंह की और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की, ये भी चर्चित पुस्तक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है, नामवर सिंह के कविता के नए प्रतिमान, और लक्ष्मीकांत वर्मा की है नई कविता के प्रतिमान। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। देखिए, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 में किसने लिखा है? तो देखिए, ये है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1941 में प्रकाशित है। के लेखक हैं तो बताइए? डॉक्टर ब्रजरत्न दास हैं, डॉक्टर कृष्णलाल हैं, डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव हैं। तो देखिए, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी में लिखा है डॉक्टर ब्रजरत्न दास ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या नाम दिए हैं? तो देखिए, वर्तमान काल दिए हैं, गद्य काल दिए हैं और उत्थान काल दिए हैं। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने गद्य काल नाम दिया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था? वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र रूप भी बना दिया गया, बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ का भी दर्जा दे दिया गया? ध्यान से सुनिए, एक बार समझिए, वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो ऑप्शन देख लीजिए, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज ग्रंथ है, मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद रचना है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। सोच समझ के दीजिएगा इसका आंसर। वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे एक स्वतंत्र पुस्तक का भी दर्जा दे दिया गया? तो ये रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो देखिए, अभी कुछ देर पहले ही मैं इसी रचना की चर्चा कर रही थी आपसे। रामविलास शर्मा एक ऑप्शन में आए थे, भारतीय साहित्य की भूमिका। मुझे लग रहा है मैं वहाँ आपको भारतीय साहित्य का इतिहास बोली हूँ। अगर भारतीय साहित्य का इतिहास बोली हूँ तो आप लोग या वहाँ पे भूमिका समझिएगा, भारतीय साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और भारतीय साहित्य की भूमिका ये रामविलास शर्मा की रचना है। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं कामता प्रसाद गुरु, जोशुआ कैटलर, मैक मूलर। तो चलिए बता, इसका आंसर गैस करिए। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं तो जोशुआ कैटलर। तो आज दोस्तों बस इतना ही। हमने आदिकाल से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण से हम जहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो पूछे हुए थे और जो भविष्य में भावी एग्जाम में पूछने के संभावित प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं, हमने उन्हीं क्वेश्चन को लिए थे। तो देखिए, हमने बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चन बनाया हुआ था। आप सब हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा आपको इतने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और हमने व्याख्या सहित बताया है। आपका 30 क्वेश्चन के बजाय हमने आपको 60-70 क्वेश्चन हुए होंगे, मान के चलिए 100 क्वेश्चन हुए होंगे। तो ऐसे ही हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस देना चाहते हैं। तो आप सबका क्या सुझाव है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें कि आपको सबको प्रैक्टिस चाहिए या विस्तृत चाहिए। तो जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे हम देंगे। लेकिन आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन से लाए हैं। अब इसके अगले प्रैक्टिस में आपको आदिकाल लेके उपस्थित होंगे। और दोस्तों, वीडियो हमारा कैसा लगा आपको, एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। बहुत मेहनत से हमने ये बनाया है और मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ। मैंने ये जो कदम उठाया है, आप सबको हम फ्री टेस्ट, फ्री TGT PGT पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको फ्री टेस्ट सभी टॉपिक वाइज कराऊंगे। ठीक है, तो चलिए आज से मैं ये टेस्ट स्टार्ट कर रही हूँ आप सबके लिए।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आपके लिए जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जिससे कि इस टेस्ट का, फ्री टेस्ट का सभी लोग लाभ ले सकें। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन कैसा है आप हमें ये ज़रूर बताइएगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब अपना सपोर्ट हमें बनाए रखिएगा। चलिए नमस्कार।